हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज से फंक्शन। आप लोग 11th क्लास में फंक्शन पढ़ रखे हैं तो बहुत सारा आइडिया फंक्शन के बारे में होगा। आपको फंक्शन के बारे में आपके पास आइडिया ऑलरेडी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको मालूम है पहले से ही, या जिनको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो है ना कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट। या तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन के बिना कैलकुलस के आगे जो चैप्टर्स हैं उसको तो अपन पढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी कैलकुलस जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलस हमारा जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, अगर उसको आपको बढ़िया से करना है तो आपको फंक्शन जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों कैलकुलस में फंक्शन के बाद आप पढ़ने वाले हो लिमिट। 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। तो अपन लिमिट किसका निकालते हैं, किसका फाइंड आउट करते हैं? फंक्शन का। कंटिन्यूटी, किसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे? फंक्शन का। डिफरेंशियबिलिटी, किसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे? फंक्शन का। फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अपन डिफरेंशिएशन किसको करेंगे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग फंक्शन का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर वहां भी किसका काम आने वाला है? फंक्शन का। मैक्सिमम मिनिमा किसका फाइंड आउट करेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसका चेक करेंगे? फंक्शन का। ओके। उसके बाद आता है बच्चों इंटीग्रल। अपन किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे? फंक्शन का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर फंक्शन का। मतलब बात करें ना तो सारा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको मैं बता दूं कैलकुलस में जो आईआईटी मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है कोई, तो वो दो ही चैप्टर से, या तो फंक्शन से या तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। बाकी जो चैप्टर्स हैं बच्चों उससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इवन इन बोर्ड एग्जाम जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही आता है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक फंक्शन से भी आता है, या तो कभी कभी 6 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन पढ़ना आज से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर कोई फंक्शन की बात करता है तो आप देखो, सबसे सिंपल बात है कि मैथ्स में हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका कहीं ना कहीं डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। वो भले ही आपको हमको मालूम नहीं होता है। हाँ, जो चैप्टर आप 11th-12th में पढ़ रहे हो वो सारे चैप्टर्स का जब मैं जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको बताते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा कि ये चीज यहाँ पर अप्लाई होता है, हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोग को डायरेक्टली पता नहीं है। जैसे बच्चों अगर फंक्शन की बात करें, हम लोग फंक्शन की बात करें तो आप क्या देखते हो? कोई भी सिस्टम है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, है ना। जैसे कंप्यूटर आप परचेज करने जाते हो, लैपटॉप परचेज करने जाते हो, तो आप क्या पूछते हो वहां पर शॉपकीपर से कि भाई इसमें क्या क्या फंक्शन है? तो जो आप वर्ड फंक्शन यूज कर रहे हो, जो कि आपको पता नहीं है, बहुत जगह यूज कर रहे हो फंक्शन वर्ड का, तो आप पूछते हो ना भाई क्या क्या फंक्शन है, आप पूछते हो ना। तो वो बताते हैं कि भाई इसमें ये चीज है, अगर इसको ऐसे करोगे तो इसमें ऐसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात करूं, है ना, मोबाइल कैसा फंक्शन कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपका मोबाइल का रैम बहुत अच्छा है तो उसमें लगभग सारे ऐप्स सपोर्ट करते हैं, मतलब सारा ऐप्स वर्क करता है, फंक्शन करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो फंक्शन है ना, एक तरह से जितना भी मशीन वर्क है, मशीन जितने भी हैं जो मशीन वर्क करता है, दैट इज वही जो है ना एक तरह से फंक्शन ही है। जैसे मशीन कैसे वर्क करता है, हम लोग अगर जैसे मोबाइल की बात करें, अगर बच्चों मोबाइल की बात करें
तो आप बताओ, यहाँ पर जैसे कैमरा है ना, तो आपने कैमरा पे क्लिक किया, जैसे कैमरा ओपन कर लिया, एक बार क्लिक करते तो ओपन होता है, अगर क्लिक किया तो क्या होता है, फोटो स्नैच होता है, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग में लगाया तो अलग अलग फंक्शन है। मतलब कैमरा का भी क्या चीज है भाई, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। अगर कैमरा आप फोटो खींचने के लिए ओपन किया तो बटन को प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा, पिक्चर स्नैच हो जाएगा जो सामने है ना, बात समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज क्या है, दिस ऑल आर फंक्शन। और मैं बताऊंगा अभी आगे आकर के कि ये देखो क्या करता है, क्या करता है। जैसे आप बटन को प्रेस किया तो आपने ना इनपुट दिया इसको, और इनपुट दिया तो कैमरा ने क्या किया, फोटो के कैप्चर किया, और यहाँ फोटो डिस्प्ले हो गया, कैप्चर हो गया। तो जो फोटो आया ना, जो फोटो आपका आया, ये आपका आउटपुट हो गया। आपने जो बटन प्रेस किया वो इनपुट, और जो फोटो खींच करके आया वो आपका क्या हो गया, आउटपुट। और वास्तव में बच्चों फंक्शन यही है, यही इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए फंक्शन को सबसे पहले डिफाइंड करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली बच्चों फंक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि ये जो लेक्चर है फॉर 12th क्लास है, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको पता है। जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि रिलेशन क्या होता है। फंक्शन से पहले बात कर लेते हैं हम लोग रिलेशन की, थोड़ा शॉर्ट में, कि रिलेशन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था रिलेशन में, कि अगर दो नॉन एम्पैथी सेट है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं यहाँ पर, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, वो आप जानते हो, फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ। रिलेशन क्या था, अगर दो नॉन एम्पैथी सेट्स ए एंड बी है तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैसे डिफाइंड होता था, कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज एसोसिएशन ऑफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए to sum or all elements of set B, sum or all elements, मेरी बात सुन रहे हो, sum or all elements of set A is related to sum or all elements of set B। इसी को तो हम लोग रिलेशन पढ़ा था। देखो कोई जरूरी नहीं था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन, एसोसिएशन, लिंकेज सेट बी के साथ हो, इसको हम लोग रिलेशन बोले थे। और रिलेशन को अपन कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में। जैसे अगर मान लो ये एलिमेंट A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हुआ, इसी तरह ये B1 B2 B3 B4 B5 B6। ओके, तो अपन कैसे लिखते हैं कि ऑर्डर पेयर, मतलब पेयर किसके साथ बन रहा है। देखो A1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, B1 के साथ, तो A1 B1 ऐसा पढ़ा था। कहां पर, रिलेशन में, 11th क्लास में। A2 B2, फिर A3 B3, A2 B1 है, सॉरी A2 B1, A3 किसके साथ पेयर बना है, B4 के साथ, तो A3 B4। फिर बच्चों बताओ A4 किसी के साथ पेयर बनाया है क्या, नहीं बनाया, तो उसको अपन नहीं लिखेंगे। A5 किसके साथ, B2 के साथ, A5 किसके साथ, B2 के साथ, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला था कि रिलेशन जो होता है सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी आप जानते हो कि इसी तरह ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। तो बच्चों ये जो फंक्शन है, एक्चुअली फंक्शन जो है रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। सबसे पहला बात मैंने क्या बोला आपको कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब फंक्शन में भी कुछ इस तरह से डायग्राम बनने वाला है। अब सर स्पेशल टाइप का मतलब एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा होगा रिलेशन, तब हम लोग उसको फंक्शन बोल रहे हैं। ओके बच्चों, तो क्या होता है फंक्शन में कि इधर का जितना भी एलिमेंट है, अभी देख सकते हो रिलेशन में अगर A4 को मैंने छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये रिलेशन वही हो गया जो हमारा एक परिवार से दूसरे परिवार में होता है। क्या भाई, एक परिवार से दूसरे परिवार में ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे परिवार में जितने भी जेंट्स हैं वो दूसरे परिवार के जितने भी लेडीज हैं उससे शादी कर लिया, है ना, किसी एक का होता है, या तो कभी कभी दो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो दैट इज द रिलेशन, सेम टाइप यहाँ वही रिलेशन है।
लेकिन फंक्शन ऐसा नहीं है बच्चों, फंक्शन का कुछ अलग ही करैक्टेरिया है। तो फंक्शन का करैक्टेरिया क्या है कि इधर जितना भी एलिमेंट है वो सभी का रिलेशन इधर के एलिमेंट से होना चाहिए। पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि इधर जितना भी एलिमेंट्स है सभी का रिलेशन उधर के साथ होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि एक का रिलेशन उधर के साथ, मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसका एक ही रिलेशन उधर होना चाहिए। इधर जितने भी एलिमेंट हैं उसका एक ही रिलेशन उधर के साथ होना चाहिए। क्या मैं बोला, सुनो फिर से। दो कंडीशन फंक्शन होने के लिए, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। और वो क्या चीज है, इस इधर के एलिमेंट मतलब सेट ए का एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट है सभी का रिलेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हर एक एलिमेंट का सिंगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपन लिखते हैं डेफिनेशन, क्या लिखा जाएगा कि द फंक्शन इज अ रूल, द फंक्शन फ्रॉम set A to set B is a rule in which all elements of set A, all elements of set A are uniquely related to elements of set B। देखो बच्चों यहां दो बातें हैं, दो पॉइंट को अंडरलाइन करना है आपको, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और यूनिकली, वही दो पॉइंट जो मैंने आपको बोला। क्या बोला मैंने कि इधर जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे का रिलेशन इधर के साथ होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का एक ही रिलेशन होना चाहिए। यूनिक का मतलब वही चीज हो गया, यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यानी इसको अगर तोड़ के बात करें तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, दो पॉइंट हम लोग यहां से याद रख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेट बी, पहली बात। और सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी। ये दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चों हम लोग फंक्शन का प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मशीन वगैरह के फॉर्म में अगर डिस्कस करना चाहें, मतलब फंक्शन को मशीन के फॉर्म में डिस्कस करना चाहें, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आप समझना बात को। आप कोई भी मशीन जो वर्क करता है ना, जो वो किसके जैसा, एज ए फंक्शन जैसा ही वर्क करता है। इसीलिए आप लोगों से सुना होगा, कभी कभी बच्चा लोग क्या बोल देता है, कभी कभी आप किसी बच्चों से पूछो कि व्हाट इज फंक्शन, तो क्या बोलेगा, फंक्शन इज अ मशीन, बस इतना बोल के छोड़ देता है। हाँ वो सही नहीं है, उतना बोल के नहीं छोड़ना चाहिए, बोलता फंक्शन इज अ मशीन। लो भाई, मशीन जो है वो वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्क करता है, फंक्शन पे, तो वो चीज बोला जा सकता है ना। तो मशीन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए मशीन, दिस इज रियल, एज ए मशीन। ठीक है, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए मशीन, ऐसा हम बोल सकते हैं। और मशीन में क्या होता है, अगर जो इनपुट देते हैं, जो हम लोग उसमें मशीन में डालते हैं, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब आउटपुट मिलता है ना। अगर मशीन में आपने धान डाला तो बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, चावल निकलेगा। अगर गेहूं डाला तो क्या आउटपुट मिलेगा, आटा मिलेगा। अगर धान डाला तो क्या मिलेगा, चावल मिलेगा भाई। अगर आटा डाला मशीन में तो क्या मिलेगा,
सॉरी, गेहूं डाला तो आटा मिलेगा ना, गेहूं डाला मशीन में तो क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। एकदम इसी टाइप का फंक्शन है। देखो आप क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेट बी। मतलब जो भी चीज आप डालोगे मशीन में उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। रिलेटेड टू बी मतलब बी में आउटपुट है, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी, मतलब गेहूं डाला तो आटा ही मिलेगा, ऐसा नहीं गेहूं डाला तो आटा और चावल दोनों मिल गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी होता भी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल बढ़िया से कर सकते हैं, है ना, लोग भी देते हैं ये एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है जो सभी लोग देते हैं जनरली। जैसे आप लोग आजकल देखो सभी के घर में है क्या चीज, जूसर मशीन होता है। कौन सा मशीन होता है भाई, जूसर मशीन। इस तरह से होता है, मान लेते हैं मशीन जूसर होता है ना। आपने अगर इस जूसर में आम डाला तो जूस जो आएगा आपके सामने, जो जूस निकलेगा वो किसका निकलेगा, यहाँ जूस जो आएगा वो आम का जूस मिलेगा आपको। किसका जूस मिलेगा, आम का। अगर आपने गाजर डाल दिया तो जूस जो मिलेगा बच्चों वो गाजर का मिलेगा। अगर आपने अनानास डाला, क्या डाला, अनानास, तो जूस भी आपको मिलेगा अनानास का। यानी कहने का मतलब जो भी चीज इसमें डाल रहे हैं उसका आउटपुट आ रहा है। हाँ लेकिन एक चीज है आपको मैं बता रहा हूं कि ये जूसर है तो इसमें जिसका जूस निकलता है वही चीज डालेंगे, आम डालेंगे, गाजर डालेंगे, अनानास डालेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें लाके पत्थर डाल देंगे। अगर पत्थर डाल देंगे तो ये मशीन खराब हो जाएगा, है ना। मतलब अलग अलग तरह का मशीन है और उसमें अलग अलग इनपुट हम लोग डालते हैं और आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग आता है। आउटपुट तो बहुत सारा चीज है लेकिन आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग आता है। जैसा इनपुट डाला वैसा आउटपुट आता है, जैसा इनपुट डाला, जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट आता है। देखो दो तीन बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात क्या है कि किसी मशीन में सारा चीज कुछ भी मन करे वो डाल नहीं सकते। वो मशीन जिसके लिए बना है वही चीज, यानी जितना भी फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है सभी का इनपुट अलग अलग चीज होता है। मतलब आप कहोगे इनपुट कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो इनपुट डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू मशीन। तो उसी तरह फंक्शन में फंक्शन का जो इनपुट डिसाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, मतलब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी मशीन जो है डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब मशीन, जैसे आम का जूसर, ये जूसर है तो जूसर में क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं इसके द्वारा। तो ये जूसर जो ये किसके लिए डिफाइंड है कि फ्रूट्स वगैरह इसमें क्या हो जाएगा, फ्रूट्स वगैरह इसमें मतलब पीस करके और इससे रस निकलेगा जिसको अपन जूस बोलते हैं। इसमें अगर पत्थर डालेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों कि अलग अलग फंक्शन में इनपुट अलग अलग होगा, सेम इनपुट नहीं होगा। कौन सा इनपुट होगा तो उस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस इनपुट के लिए डिफाइंड है। और जो इनपुट देने से जो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और जो मिलेगा उसी को आउटपुट बोल रहे हैं हम लोग, जो यहाँ है जो मिल रहा है। दो तीन बातें आपको समझ में आया होगा कि जो भी इनपुट डालते हैं उसका आउटपुट मिलता है, बशर्ते वो इनपुट उस मशीन के लिए डिफाइंड होना चाहिए। मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें समझा दिया। अभी आप देखना, इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। ये अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। सेट ये मैंने बनाया, देखो बच्चों ये सेट ये हो गया एंड दिस इज सेट बी। ओके माय डियर, एंड दिस फंक्शन एफ। एक्चुअली यहां पर अपन लिख सकते हैं कि इस लाइन में एंड इज रिटन एज, इसको कैसे लिखा जाता है, एफ ए टू बी। इस लाइन में ऐसे जोड़ सकते हैं और इसको अपन पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलो बच्चों इधर आ जाओ। तो बच्चों यहां जैसे मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूं, A1 A2 A3 A4 A5 है। इसी तरह से B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ठीक है। ये फंक्शन होगा कब होगा, जब इधर जितना भी एलिमेंट है सबका रिलेशन इधर से होना चाहिए। जितना भी इनपुट डालते हैं सबका आउटपुट मिलता है, इसलिए जितना भी है सबका
डिलीशन इधर होना चाहिए, एक का एक ही आउटपुट होना चाहिए, इसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट का कितना आउटपुट होना चाहिए, एक। कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। आम डाला तो आम का ही जूस मिलेगा, गाजर डाला तो गाजर का ही जूस मिलेगा, अनानास डाला तो अनानास का ही जूस मिलेगा बच्चों। तो यहां से देखो, मान लो A1 का आउटपुट क्या है, B1, A2 का भी B1 है। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है? अरे हाँ भाई, आपने आम और गाजर दोनों डाल दिया जूसर में, तो जूस जो निकलेगा वो मिक्स होकर निकलेगा ना, ये वाला है। अच्छा A3 का मान लीजिए B2 है, A4 का B3 है और A5 का B4 है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है सर कि इसको क्या, ये चीज तो जो हम लोग डाल रहे हैं उसको इनपुट बोल दिया, लेकिन क्या फंक्शन में इसका कोई स्पेशल नाम है क्या इनपुट का, और जो चीज आया इसको आउटपुट बोला। सबसे पहली बात है कि ये जितना चीज आप देख रहे हो इसमें, वैसे इसमें सारा एलिमेंट आ जाता है फंक्शन के केस में, तो ये जितना भी चीज है दिस इज द इनपुट। और इसमें आप देख सकते हो पूरा सेट ये आ जा रहा है फंक्शन के केस में। और जो बच्चों ये चीज आप देख रहे हो, ये जो आया, ये क्या चीज है, ये आपका आउटपुट हो गया बच्चों। ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ। ओके, तो क्या फंक्शन में हम इनपुट और आउटपुट ही बोला करेंगे, या कुछ और चीज, किसी और चीज के नाम से हम लोग इसको जानेंगे, है ना? कोई और चीज के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझो बात को। यहां पर फंक्शन में जो इनपुट होता है इसको एक स्टैंडर्ड नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, डोमेन। आप 12th में हो, 11th में तो नाम सुना ही होगा और आपके दिमाग में आ भी गया होगा। और जो आउटपुट होता है बच्चों, उसको यहां पर बोलते हैं रेंज। क्या बोला जाता है, रेंज। वैसे बच्चों इसका एक और नाम है, ये जो चीज आता है, जैसे एक चीज देखो, कैमरा की बात करते हैं, बटन क्लिक किया इस आदमी के सामने रख करके, जैसे कैमरा, बटन क्लिक किया और सामने रमेश खड़ा है, तो फोटो किसका आएगा, रमेश का। बटन क्लिक किया, फोटो आया, मतलब यहां बटन क्लिक किया और ये जो आया वो क्या है, इमेज। फोटो की केस में क्या चीज है, इमेज। तो कहने का मतलब ये B1 जो है बच्चों, हम लोग किस नाम से जानते हैं, इधर जो आउटपुट आता है ना उसको इमेज के नाम से भी जानते हैं। तो B1 किसका इमेज है बच्चों, B1 जो है इमेज ऑफ एलिमेंट, किसका, कौन सा एलिमेंट, A1 का। B1 जो है बच्चों A2 का भी इमेज है। अच्छा, A2 का भी इमेज है, A1 एंड A2। B2 किसका इमेज है बच्चों, इमेज ऑफ एलिमेंट B2, A3 का इमेज है, देख रहे हो आप। इसी तरह B3 किसका इमेज है बच्चों, B3 किसका इमेज है, B3 इज द इमेज ऑफ A4, B4 इज द इमेज ऑफ A5। तो इधर जो एलिमेंट है बच्चों इसको अपन इमेज भी बोलते हैं, तो ये तो एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सेट ऑफ इमेजेस। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेट ऑफ इमेजेस। मतलब क्या समझा, आउटपुट को ही रेंज बोलते हैं और आउटपुट जो वास्तव में होता है वो सेट ऑफ इमेजेस होता है, सेट ऑफ इमेजेस। अच्छा बच्चों, अगर इधर को इमेज बोला तो ये जो एलिमेंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्री इमेज। जैसे यहां पर अगर बात करें बच्चों, A1 किसका प्री इमेज है, A1 किसका प्री इमेज है, A1 जो है बच्चों वो प्री इमेज है ऑफ B1 का। A1 किसका प्री इमेज है, B1 का। इसी तरह बच्चों A2 किसका प्री इमेज है, B1 का ही है। A3 किसका प्री इमेज है बच्चों, A3 इज प्री इमेज ऑफ किसका, A3 B2 का प्री इमेज है बच्चों, B2 का है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो ये जो इनपुट है, डोमेन है, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ प्री इमेजेस। इसलिए आप देखे होंगे कि कभी कभी बुक में जो फंक्शन का डेफिनेशन लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है कि द फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ रूल इन विच all element of set A has unique image in set B. All element of set A has unique image in set B. ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान रखने वाली बात, सबसे पहली बात कि फंक्शन कैसे होगा, कि सेट ए का फ्रॉम ए टू बी की बात करें तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के साथ रिलेट होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड चीज कि हर एक एलिमेंट का सिंगल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जो इनपुट होता है उसको अपन डोमेन बोलते हैं। हम लोग को आगे डोमेन फाइंड आउट करना है। यह डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, और जो इनपुट रखने से जो चीज आता है उसको अपन आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट फंक्शन में यहाँ रेंज कहा जाता है, और ये वास्तव में क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। ये कुछ नहीं है, सेट ऑफ इमेजेस मतलब एक टर्म है, लोगों ने इमेज के नाम से इसको मतलब कि बोला कि इसको अपन इमेज भी बोलेंगे, तो हम लोग भी वही बोलते आ रहे हैं। जैसे आपका नाम बचपन में रख दिया क्या, श्याम, सपोज दैट, तो आप बोलते आ रहे हो कि मेरा नाम श्याम है, श्याम है, श्याम है। अब किस मम्मी पापा से पूछने जाओगे क्यों रखा भाई, तो कुछ वो मतलब कि धार्मिक रिलीजियस कंक्लूजन देंगे। तो इसी तरह जिसने इसको इमेज बोला उसने भी ये कंक्लूजन अपना दिया है कुछ इस तरह से, है ना, मैं बता चुका हूँ। ओके, तो बच्चों एरो डायग्राम से आप लोग फंक्शन को पहचान जाओगे, है ना, कि फंक्शन है या नहीं है, वो एरो डायग्राम से आप पहचान सकते हो। देखो बच्चों, जैसे हम कुछ बात कर लें आपके सामने कि बताना है आपको कि फंक्शन है या नहीं है। जैसे बच्चों एक बात बताता हूँ कि ये सेट ये रहा आपका और ये सेट बी रहा, ठीक है, ये फंक्शन एफ, आपको बताना है फंक्शन है या नहीं। इसमें जैसे एलिमेंट ये है, ये रहा। चलिए सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, किसी ने अगर आपको फंक्शन पहचानने के लिए बोला तो एरो डायग्राम से भी आप फंक्शन को पहचान सकते हो। और एरो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में आपको पढ़ना है काइंड्स ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शन पढ़ेंगे जहां पर एरो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आपको एरो डायग्राम समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक का एक एक इमेज है, सिंगल इमेज है। अब तो हम स्टैंडर्ड वे में बोल सकते हैं ना, इसलिए मैंने आपको इमेज वगैरह बताया। क्यों बताया, क्योंकि यार हम लोग हमेशा थोड़ी बोलते रहेंगे कि इधर का एक का रिलेशन उधर का एक के साथ, इधर का एक का रिलेशन, बढ़िया नहीं लगता ना। स्टैंडर्ड अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो फंक्शन का, ठीक है। तो यार जितना भी एलिमेंट है सबका एक एक इमेज है, सबका कितना इमेज है, एक एक। तो ये बच्चों फंक्शन है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये फंक्शन है। सेकेंड है बच्चों, ये सेट ये हो गया, ये सेट बी हो गया, ये फंक्शन एफ, ठीक है बच्चों। चलिए इस तरह से मिलाया, ये फंक्शन है या नहीं है। चलिए अपन देखते हैं कि जितना भी एलिमेंट है सभी का इमेज है। इसका कितना इमेज है, एक इमेज है सर। इसका कितना इमेज है, एक ही इमेज है सर। इसका कितना इमेज है, एक ही इमेज है सर। इसका कितना है, एक है। सभी का एक एक इमेज है इधर का, तो फंक्शन है। तीसरा एग्जांपल अपन लेते हैं बच्चों, ए बी। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सभी का इमेज है। पहला कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन, इधर के एक का एक ही इमेज होना चाहिए। बताओ इसका कितना इमेज है, एक। इसका कितना इमेज है बच्चों, तीन। एक दो तीन, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, इधर मैं साफ कर दिया हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्थ नंबर। अगर बच्चों इस तरह से हम देखें, ये सेट ए सेट बी, ये फंक्शन एफ, ठीक है, ये रहा आपके सामने। चलिए ये फंक्शन है या नहीं है, एक चीज बताओ, फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बच्चों, जितना भी एलिमेंट है सभी का इमेज है, सभी का इमेज है। अच्छा, इसका कितना इमेज है, एक इमेज। इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, सभी का एक एक इमेज है, तो दिस इज द फंक्शन। अच्छा,
फर्स्ट एग्जांपल और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले में क्या देखा था कि इधर कुछ एलिमेंट छूट जा रहा था सेट बी में, तो उससे मतलब नहीं है, हम लोग सेट बी के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, अपने को क्या देखना है, सेट ए के एलिमेंट्स को देखना है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है और हर एक एलिमेंट्स का एक एक इमेज बन रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। अच्छा, फिफ्थ नंबर ए बी, लेट्स सी, ध्यान से देखो बच्चों। बताइए फंक्शन है या नहीं है? तो सर क्या इधर सारे लोगों का इमेज है? नहीं, इसका इमेज नहीं है और इसके वजह से ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। इधर जितने भी लोग हैं सभी का क्या होना चाहिए बच्चों, इमेज होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखो, अगर अपन इसको अपने डेली लाइफ से रिप्रेजेंट करें तो सेट बी को अगर पापा मान लें, सेट बी को क्या मान लें बच्चों, पापा, और सेट ए को मान लें बच्चा, मतलब चिल्ड्रेन, बच्चे का पापा, बच्चे का पापा इधर है, बच्चे इधर हैं, बच्चे का पापा इधर, बच्चे इधर। अब तुम सोचो खुद से कि जितना भी बच्चा पैदा होता है वो सभी पापा की वजह से ही होता है ना? तो ये जो बच्चा है इसके पापा तो है ही नहीं, और अगर ऐसा परिवार है तो परिवार हमारे सोसाइटी में डिफाइंड नहीं होता है आजकल, मतलब नेचुरल वाला चीज बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वाला नहीं। टेक्नोलॉजी तो दुनिया को बहा भी दे रही है, नहीं देख रहे कोरोना आ गया सो, तो टेक्नोलॉजी भी उतना बढ़िया चीज नहीं है बच्चों, इतना मत ले आओ, इतना एडवांस मत चले जाओ कि वो खुद की जान ले ले। इस चीज पे भी टेक्नोलॉजी का यूज भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होना चाहिए जिससे वो हमारा ही खुद का हार्म करे, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, इधर पापा इधर बच्चे, ये क्या दिख रहा है, एक बच्चे का तीन तीन पापा, फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा भाई, हमारा सोसाइटी में ऐसा लोग एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा होता ही नहीं, नेचुरली नहीं होता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, है ना, हर एक बच्चे के पापा होंगे, हर एक बच्चे के पापा होंगे, और एक बच्चे का एक ही पापा होगा। व्हाट इज द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? सेट ए इज बच्चे और सेट बी इज अ पापा। तो जितने भी चिल्ड्रन हैं सभी के पापा होंगे, हर एक बच्चे का एक ही पापा होंगे। कितने पापा होंगे? एक पापा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो फंक्शन को, ठीक है, चेक करने के लिए, पहचानने के लिए। अच्छा बच्चों, हम लोग फंक्शन को ना ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, यूजिंग द ग्राफ हम लोग फंक्शन चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पहले मैं एक चीज समझा देता हूं, देखो बच्चों, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है ना, फंक्शन है इसलिए इसको f से डिनोट किया जाता है। दिस f रिप्रेजेंट फंक्शन एंड दैट इज रूल, दिस इज अ रूल, एंड आप ऐसे भी बोल सकते हो मशीन, ओके, ये मशीन है। अगर बच्चों मशीन चेंज करेंगे तो ये इनपुट भी चेंज होगा। अगर मशीन जूसर का लाया तो उसमें आम डलेगा, गाजर डलेगा। अगर मशीन धान कूटने वाला आया तो यहाँ धान डलेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। अगर मान लो वाटर प्यूरिफायर आया तो यहाँ वाटर डालेंगे और प्यूरिफाइड वाटर यहाँ मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो ये चीज जो हम लोग डाल रहे हैं इसको अपन बोलते हैं इनपुट, और ये चीज जो निकल रहा है इसको अपन बोलते हैं आउटपुट, और इसी को अपन फंक्शन में बोलते हैं डोमेन, और इसी आउटपुट को अपन फंक्शन में बोलते हैं रेंज। ये पता है, पहले से आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो बच्चों क्या देख रहे हो कि अगर ये मशीन चेंज हो रहा है तो इनपुट भी चेंज होगा और आउटपुट भी चेंज होगा। अगर ये जूसर है तो यहाँ आम गाजर ही डलेगा, इसमें गेहूं डालेंगे तो जूस नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा बोलोगे सर गेहूं को पीस करके आटा तो निकाल देगा, तो डिपेंड करता है, देखो केवल जूसर है तो नहीं निकालेगा, ठीक है। हाँ अगर उसका जो मशीन का वैसा कुछ होता है ना, मल्टीपल वर्क करने वाला, मतलब मशीन इसको डिफाइन कर दिया सभी चीज के लिए तो सभी चीज के लिए डिफाइंड हो जाएगा। यानी ऐसा भी होगा किसी फंक्शन का जो इनपुट होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, मतलब उसमें कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मल्टीपल वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनपुट जो डालेगा उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगा बच्चों, ठीक है।
तो अगर हम लोग को ग्राफिकली चेक करना है, ग्राफिकल अप्रोच टू चेक अ फंक्शन, कि ग्राफिकली हम लोग फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एफ या वर्टिकल लाइन cuts the graph of rule y equal to fx at only one point, then y equal to fx is a function, तब ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। जैसे बच्चों दिस इज द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ है किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वैसे जान रहे क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, जहां तक ग्राफ ड्रॉ है कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहोगे सर कहाँ ड्रॉ करेंगे, अरे भाई जहां आपको डाउट है, जहां आपको लग रहा है कि 2 पॉइंट पे कट कर देगा वहां ड्रॉ करके देख लेना। तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जहां तक है, देखो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुआ, क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बच्चों ये फंक्शन होगा, फंक्शन है। लेकिन एक क्या है ना, इस तरफ जलेबी बना दिया, ये ग्राफ है, जैसे ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज द ऑरिजिन। देखो कहाँ डाउट हो रहा है, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, चलो एक पॉइंट पे कट किए, यहाँ की हमको डाउट लग रहा है कहाँ पर, इधर लग रहा है, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। मैं देख रहा हूं ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। बच्चों अगर आपको ग्राफिकली पता करना आता है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आगे के चैप्टर कैलकुलस में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, जो भी चीज है वो फंक्शन का चेक करते हैं। अगर मान लो किसी ने दे दिया एक ऐसा एक्सप्रेशन जो फंक्शन है ही नहीं और तुम कंटिन्यूटी चेक करते जा रहे हो, तो क्या जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो सही आंसर होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, प्रॉब्लम है। इसलिए तो फंक्शन को बढ़िया से समझना पड़ेगा आपको। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं लेकर के जो आऊंगा वो क्या रहेगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और डिटेल में, पहले तो बता चुका हूं लेकिन डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों आप वेट करिए नेक्स्ट क्लास का, और आप लोग अभी तो घर में बढ़िया से रह रहे हैं, सेफ रहिए और घर में रहिए और कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ। रोज आप लेक्चर देख सकते हो, मैं रोज अपलोड करता हूँ एक सीक्वेंस में। आप लोग का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट खत्म हो चुका है, जो बच्चे खत्म नहीं किए वो स्टार्ट करें पढ़ना, जो नहीं स्टार्ट किए पढ़ना भाई वो स्टार्ट करो। 12th वाले सुन रहे हो, आप लोग स्टार्ट करो पढ़ना। और मैं ईमानदारी से पूरा लेक्चर अपलोड करते जा रहा हूँ भाई। मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा। मेरे को क्या है, मेरे को थोड़ी पैसा मिलने जा रहा है ये यूट्यूब या ये वीडियो से, या आप कौन सा पैसा दे रहे हो? ये तो मैं सेक्रीफाई कर रहा हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ। गांव में हूँ, देखो लाइटिंग वूटिंग कहाँ से खोज खोज करके सारा चीज़ एडजस्ट की हूँ। तो आप इस बात को समझिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए है। फिर भी नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, थैंक यू, आप समझदार हो, सारे कुछ समझते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास का वेट करिए।